नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी इकोनॉमिक की सीरीज़ है उसकी 16वीं वीडियो हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे आप जानते हैं, हम पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमिक्स को डिटेल में टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मुद्रास्फीति के बारे में बात करी थी, मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में, फिलिप्स वक्र के बारे में, और उससे जुड़े जो एमसीक्यूज थे उनको हमने कवर किया था। आज हम मुद्रास्फीति की गणना कैसे होती है, इससे रिलेटेड जो आपके फैक्ट हैं, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है, इनमें कितनी वस्तुएं हैं, उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इकोनॉमिक्स की इससे पहले की क्लासेस यहाँ पर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। हमने इस सीरीज में अभी तक सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में कवर किया है, चाहे वो जीडीपी के बारे में हो, नेशनल इनकम के बारे में हो, इकोनॉमिक्स का बेसिक हो, सभी टॉपिक्स को हम कवर करते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति की गणना से जुड़ा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसको कवर करते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति के तहत समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। किसमें? मुद्रास्फीति की गणना में, कि चीजों में कितना परिवर्तन हुआ है टाइम के साथ, उसको हम मापते हैं जब हम मुद्रास्फीति का आकलन करते हैं। मुद्रास्फीति मापने के लिए दो मुख्य सूचकांकों का इस्तेमाल होता है। दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं मुद्रास्फीति के। एक होता है WPI, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये इसका पूरा नाम है। और दूसरा होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका पूरा नाम है। WPI को हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं और CPI को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। ठीक है, यह जो WPI होता है थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट की कीमतों पर आधारित होता है और इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती। जबकि जो CPI होता है यह उस कीमत पर आधारित होता है जो आम जनता रिटेल चुकाती है, यानी जो आम जनता पैसे देती है उस कीमत पर आधार पे हम CPI कैलकुलेट करते हैं। इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। आगे हम WPI CPI को डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि मुद्रास्फीति को मापने के दो इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं, एक है WPI, एक CPI। WPI में थोक बाजार यानी थोक मूल्य के आधार पे हम मुद्रास्फीति मापते हैं। कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है उसकी दो कीमतें होती हैं मोटे तौर पर। एक कीमत होती है जब वो फैक्ट्रीज में बनता है, दूसरा जब वो अंतिम कीमत, जब कस्टमर उसको खरीदता है। तो फैक्ट्री से बनने के बाद उसकी कीमत अभी क्या है और 10 साल के बाद या अगले साल या 20 साल के बाद जब आप मुद्रास्फीति को मापेंगे तब कितनी है। तो जब आप फैक्ट्री से बनने वाले रेट के आधार पर कैलकुलेट करेंगे कि कितना कीमत बढ़ गया, वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जब आप ग्राहक को जो जिस कीमत पे ग्राहक खरीद रहा है उसके आधार पे कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, WPI में सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता। इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, केवल गुड्स इसमें शामिल होता है, केवल उत्पादों को शामिल करते हैं, सेवाओं को शामिल नहीं करते। जबकि CPI में वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं, जैसे डॉक्टर की फीस हो गई, एजुकेशन को लेकर के, रिचार्ज को लेकर के जो सर्विसेज हैं उनको भी ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब मुद्रास्फीति की गणना के बारे में जानते हैं। भारत में पहले मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पे की जाती थी। क्वेश्चन आता है आपके पास, भारत में जो मुद्रास्फीति है वो किस पर मापी जाती है, किस आधार पे? तो पहले इसे थोक मूल्य सूचकांक पे मापा जाता था। 2014 से यह गणना थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी WPI के साथ साथ CPI दोनों आधारों पर की जाती है। ठीक है, भारत में अब मुद्रास्फीति की गणना का जो मुख्य आधार है वो CPI है। पहले थोक मूल्य सूचकांक मापा जाता था, उसके आधार पे हम मापते थे, लेकिन 2014 के बाद CPI को भी मापने लगे और अब जो मेन आधार है हमारा मुद्रास्फीति की गणना का वो CPI ही है। ठीक है, भारत में पहले WPI जो था ये मुख्य सूचकांक था, लेकिन उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर 2014 से RBI ने CPI कंबाइंड को मौद्रिक नीति का मुख्य आधार बना दिया।
अब मौद्रिक नीति क्या होती है? हमने पढ़ा है, कई बार हमने इस चीज़ को देखा कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, रुपए की वैल्यू को बनाए रखने के लिए, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए कुछ नीतियां निर्धारित करता है। ठीक है, कुछ नीतियां सरकार बनाती है, कुछ नीतियां आरबीआई बनाता है कि मार्केट में महंगाई ना बढ़े, कीमतों के जो दाम है चीज़ों के वो ना बढ़े। जो आरबीआई नीतियां बनाता है उसी को कहते हैं मौद्रिक नीति, और जो सरकार बनाती है उसको कहते हैं राजकोषीय नीति। तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसका आधार क्या है? अब वर्तमान में, पहले डब्ल्यूपीआई था लेकिन अब वह सीपीआई संयुक्त यानी सीपीआई कंबाइंड को आधार मानती है। क्या होता है सीपीआई कंबाइंड? अभी हम आगे जानेंगे, अलग अलग टाइप की सीपीआई होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। अभी सिर्फ आपने इतना याद करना है कि पहले भारत में डब्ल्यूपीआई के आधार पर गणना होती थी, 2014 के बाद दोनों में होने लगी, लेकिन मुख्य फोकस अब किस पर है? सीपीआई पर है। और आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है वो भी अब किस पर आधारित होती है? सीपीआई पर होती है। ठीक है, गणना करने वाले संस्थान हमने देख तो लिया कि किस किस आधार पे आप माप सकते हैं, कौन कौन मापता है। तो दो तरीके हैं, दो सूचकांक है मुख्य रूप से, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई। डब्ल्यूपीआई को मापने का काम आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, इसका जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है वो मापता है डब्ल्यूपीआई को। और जो सीपीआई है इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो हमारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, एमओएसपीआई जिसको कहते हैं, इस मंत्रालय के अधीन आता है एनएसओ। पहले सीएसओ था लेकिन बाद में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ बना। तो सीपीआई को मापता है एनएसओ और डब्ल्यूपीआई को मापता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इन दोनों को आपने याद रखना है। ठीक है, अब आधार वर्ष, किसका आधार वर्ष क्या है यह भी पूछा जाता है। जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका नया आधार वर्ष सरकार ने हाल ही में सीपीआई के आधार वर्ष को 2012 से हटाकर 2024 कर दिया है। देखिए, अभी घोषणा हो चुकी है कि 2024 होगा, फरवरी 2026 में इसके लिए सूचना भी सरकार ने जारी कर दी, लेकिन अभी तक 2024 के आधार पर डेटा जारी नहीं हुआ है। तो अभी भी चलता इसी आधार पर है, जारी इसी के आधार पर हुआ है जो लेटेस्ट सीपीआई जारी हुआ था। लेकिन आपने याद रखना है, अगर आपको विकल्प में 2024 मिल जाए तो आपने इसी को टेक करना है। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 था, लेकिन अब इसको चेंज करने की बात हुई है, 2024 इसको किया गया है। डब्ल्यूपीआई की बात करें, इसका आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है, इसको याद रखना है, इसका चेंज नहीं किया गया है, इसका यही है 2011-12 आधार वर्ष है। यानी कि जब हम आज की कीमत पर, यानी मान लीजिए हमें 2026 में देश का डब्ल्यूपीआई क्या है, मुद्रास्फीति को हमको यहाँ पे मापना है डब्ल्यूपीआई के स्तर पे, तो हम 2011-12 की तुलना करेंगे। यहाँ पे 2011-12 में होलसेल प्राइस इंडेक्स उस समय कितना था, जो होलसेल प्राइस था चीज़ों का वो कितना था, और 2026 में कितना है, तो उस आधार पर निकालेंगे। तो सीपीआई के लिए तो 2024 कर दिया गया है और डब्ल्यूपीआई के लिए अभी 2011-12 है। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 माना जाता है। जो आधार वर्ष होता है उसके सूचकांक को हमेशा 100 मानते हैं ताकि गणना आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई सामान है, उसकी कीमत 500 रुपए है, ठीक है। अब यह सामान आपको 2012 में 500 रुपए में मिला, और अब अगर आप निकालते हैं कि अगले साल 2013 में यही सामान आपको 550 रुपए में मिला, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10% कीमत बढ़ गया। तो 2012 जो आधार वर्ष है इसे 100 के बराबर माना जाएगा, इस पूरी संख्या को 100 मान लिया जाएगा। 10% की कीमत बढ़ी है तो वो 10% इस पे जोड़ देंगे, तो 2013 का सूचकांक आ जाएगा 110। यानी पिछले साल की तुलना में अभी कितना है, 110। 110% अगर सूचकांक आता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि महंगाई 10% यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है। अब आधार प्रभाव क्या होता है, यहां से फैक्ट बेस पे सवाल बन जाता है। एमसीक्यू आज हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो ये हो जाता। आज हम डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बारे में डिटेल से जानेंगे, कुछ टॉपिक और दूसरे जो इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं जहां से सवाल बन सकते हैं वो आपके रहेंगे, जिनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और फिर उसी में इन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज को एक साथ कवर कर जाएंगे। आधार प्रभाव से क्या सवाल बनता है, पूछेगा आधार प्रभाव क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या, ये क्यों होता है। तो आधार प्रभाव क्या है, पिछले वर्ष के मूल्य सूचकांक का वर्तमान वर्ष की मुद्रास्फीति दर पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आधार प्रभाव कहते हैं। यानी पिछले साल जो भी हमारा मूल्य सूचकांक रहा
उसका कुछ ना कुछ असर इस बार के सूचकांक पर पड़ेगा। अगर पिछले साल महंगाई बहुत कम रही, मान लीजिए इस साल अगर महंगाई थोड़ी सी भी बढ़ी, तो आपको दिखेगा सूचकांक में कि महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है। और पिछले साल अगर महंगाई काफी ज्यादा रही और इस साल उतनी ही बढ़ी जितनी पहले बढ़ी थी, तो अब आपको लगेगा कि महंगाई कम बढ़ी है। तो पिछले साल का काफी ज्यादा असर पड़ता है, उसी को कहते हैं आधार प्रभाव। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं यहां पे जिनको लेकर सवाल आता। एक है हेडलाइन मुद्रास्फीति और एक है कोर मुद्रास्फीति। इनको हमने डिटेल में जब मुद्रास्फीति के प्रकारों को पढ़ा था तो उसमें भी जाना था। हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? यह कुल मुद्रास्फीति है जिसमें खाद्य और ईंधन जो बहुत अस्थिर होते हैं, इनकी कीमतों को भी शामिल किया जाता है। बेसिकली जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके रेट्स बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, जैसे ईंधन हो गया या खाद्यान्न की चीज़ें हो गई, इनके रेट्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। बाकी चीज़ों के रेट लगभग फिक्स होते हैं कि वो इतनी तेज़ी से उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है। तो जब हम इन चीज़ों को भी शामिल करके मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करते हैं, वो होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति। और जब हम इन चीजों को हटा दें, जो ऐसी चीज हो जिनके रेट बहुत जल्दी बदलते हैं, उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, कोर मुद्रास्फीति। जब हेडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य और ईंधन की कीमतों को घटा दिया जाता है, उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था की अधिक सटीक तस्वीर दिखाती है क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव वाले उत्पाद नहीं होते। सवाल आएगा, इनमें से कौन सी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर बताती है, हेडलाइन या कोर? तो आपने कहना है कोर, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें नहीं हैं जिनके रेट बहुत जल्दी बदलते हैं, टेम्पररी तौर पे हाई जाते हैं, टेम्पररी तौर पे लो जाते हैं, तो इससे आपको सटीक पता नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे सटीक मानी जाती है कोर मुद्रास्फीति, क्योंकि इसमें केवल उन चीजों को शामिल करते हैं जिनके रेट लगभग स्थिर होते हैं, जो जल्दी बदलते नहीं हैं। ठीक है, अब हमने मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पे होती है, कौन से इनके आधार वर्ष हैं, कौन इनको मापता है, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट अवधारणा उनको यहां पर देखा। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के सूचक यानी इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। वही चीज है कि हम मुद्रास्फीति को किस आधार पे दर्शाते हैं। तो दर्शाने के लिए भी हमारे पास वही है, 3 मानक सूचक। एक है थोक मूल्य सूचकांक, इससे हमें मुद्रास्फीति का आइडिया मिलता है। दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी। और तीसरा जीडीपी अपस्फीति कारक। आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, इस वाले टॉपिक को, और इसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट सूचक हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज के साथ जानेंगे। अब बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक के बारे में विस्तार से। फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई, परिभाषा क्या है? यह थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है, यानी थोक मूल्य की बात करता है। यह उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को दर्शाता है। आपको पूछेगा इनमें से कौन से मुद्रा मूल्य सूचकांक जो है वह उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को दर्शाता है, तो वो है हमारा थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहला, इसमें केवल वस्तुएं होती हैं, सर्विसेज इसमें शामिल नहीं होती। दूसरा, इसका संकलन और प्रकाशन मासिक आधार पे होता है। पहले WPI को साप्ताहिक तौर पे जारी किया जाता था, लेकिन अब इसको क्या होता है, इसे मंथली यानी मासिक आधार पे जारी करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सेवाएं नहीं होती। भारत में पहला थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 से शुरू होने वाले सप्ताह से शुरू हुआ था। 10 जनवरी 1942 को भारत का पहला थोक मूल्य सूचकांक जारी किया गया। थोक मूल्य सूचकांक क्या है? यह मुद्रास्फीति का इंडिकेटर है, सूचक है यानी कि मुद्रास्फीति दर्शाता है बेसिकली। तो पहली बार भारत में थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 को जारी हुआ, और ये सवाल डेट सहित पेपर में आया है, कब हुआ था भारत में पहला थोक मूल्य सूचकांक। ये जो 1942 में आया, इसका जो आधार वर्ष था वो 1939 था। ठीक है, यानी इस वर्ष जो कीमतें बताई गई कि इतनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो इन्फ्लेशन अगर आपको पता चलेगा कि महंगाई बढ़ी है, बढ़ने का घटने का आइडिया आप तभी लगा पाएंगे जब आप उसको किसी दूसरे वर्ष के साथ कैलकुलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे, तभी तो आप बताओगे कि किस चीज़ की कीमत कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है। तो जो 1942 में सूचकांक आया था, उसका आधार वर्ष 1939 था। ठीक है, मार्च 2012 में डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में गठित कार्य समूह की सलाह पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004 से 5 बदलकर 2011 से 12 कर दिया।
जो थोक मूल्य सूचकांक है इसका जो आधार वर्ष है वो लगातार बदलता रहा है। अभी तक कुल 7 बार बदला जा चुका है। जब इसे अंतिम बार बदला गया तो 2012 में सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उन्होंने सिफारिश दी कि WPI का जो अब आधार वर्ष है वो 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया जाए, जो आज भी जारी है। ठीक है, इसी के साथ GDP और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का भी आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया। ठीक है, यह है WPI से जुड़े तथ्य। महत्व क्या है? RBI अब CPI का उपयोग करता है अपनी मौद्रिक नीति बनाने के लिए, लेकिन सरकार और उद्योग जगत अभी भी व्यापारिक निर्णयों के लिए WPI को ट्रैक करते हैं। बेसिकली WPI को इसलिए ट्रैक करते हैं कि किसी चीज़ को बनाने में कितना खर्च आ रहा है वो आपको यहीं से पता चलेगा। कोई फैक्ट्री है वो बिस्किट्स बनाती है, तो उसका जो बिस्कुट था फैक्ट्री में उसे 5 रुपए का पड़ रहा था थोक मूल्य, यानी जब वो तैयार हुआ तो फैक्ट्री में उसकी कीमत 5 रुपए है, अगले साल वो कीमत 10 रुपए हो जाती है। तो सरकार यहां पर निर्धारित करती है, फैक्ट्री की कीमतों को आधारित करती है कि क्या लागत मूल्य बढ़ रहा है या क्या जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ रहा है, उसके आधार पर वो अपनी निर्णय या नीतियां बनाती है। RBI देखता है कि जनता के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। RBI जनता को यहाँ पे ट्रैक करता है कि जो कंज्यूमर है वो कितने रेट पे खरीद रहा है, पहले वो कितने पे खरीदता था अब कितने पे खरीद रहा है। तो RBI CPI के आधार पे नीतियाँ बनाती है, सरकार और उद्योग WPI के आधार पे। अब इसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। पहला सूचकांक 10 जनवरी 1942 को जारी हुआ था। इसका आधार वर्ष 1939 था। वर्तमान आधार वर्ष इसका 2011-12 है। ये जो सुधार है 2011-12, इसके डाटा इसको कर तो दिया था कि 2011-12 होगा। इसकी श्रृंखला को मई 2017 में लागू किया गया, न कि 2015 में। इसको भी ध्यान रख लेना, कई किताबों में 2015 भी दिया गया है। 2011-12 आधार वर्ष कर तो दिया, लेकिन इसके जो डेटा आने शुरू हुए वो 2017 से आने शुरू हुए, इसीलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है 2015 से नहीं। कुछ किताबों में दिया है, अगर 17 ना हो विकल्पों में तो आप 15 को टिक कर सकते हैं। अब तक कुल 7 बार आधार वर्ष का संशोधन किया जा चुका है। 7 बार संशोधन हुआ है अभी तक। आज़ादी के बाद पहली बार 1952-53 आधार वर्ष बनाया गया। इस वाले WPI में 112 वस्तुएं शामिल थीं। जून 1952 में से पहली बार जारी किया गया। दूसरा आधार वर्ष 1961-62 में बना। इसमें 139 वस्तुओं को शामिल किया गया। जुलाई 1969 में इसको पहली बार जारी किया गया। तीसरा आधार वर्ष 1970-71 को बनाया गया। इसमें 360 वस्तुएं थीं। इसे 1977 में पहली बार जारी किया गया। ऐसे ही 1981-82 चौथी बार, इसमें 450 के करीब वस्तुएं थीं। जनवरी 1989 में इसको पहली बार, यानी इस आधार वर्ष के आधार पर पहली बार डेटा जारी इस वर्ष में हुआ। 1993-94 बनाया गया फिर आधार वर्ष। इसमें 435 वस्तुएं शामिल थीं। जुलाई 1999 में पहली बार इसे जारी किया गया। ऐसे ही 2004-05 आधार वर्ष था। 676 वस्तुएं इसमें शामिल थीं। सितंबर 2011 में पहली बार इसके आधार पर डेटा जारी हुआ और फिर अंतिम जो संशोधन हुआ, अंतिम जो आधार वर्ष बदला 2011-12 में 697 वस्तुएं इसमें शामिल थी। और ये वाला डेटा, ये वाला नंबर आपको याद होगा, पेपर में आया था कि WPI के अंतर्गत कितनी वस्तुएं शामिल हैं। 697 वस्तुएं वर्तमान में। ठीक है, सर्विसेज, सेवाएं इसमें नहीं है। इसे जनवरी 2017 करना। कुछ जगहों पे 15 भी है, जैसे मैंने आपको कहा 17 ना हो विकल्प में तो 15 को टिक करेंगे। रखना 15 को भी याद है, लेकिन रेफरेंस 17 को देना है। ठीक है, तो ये है जो संशोधन हुए हैं बार बार आधार वर्ष में। अब इसके इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 करने के साथ ही इसे संशोधित श्रृंखला में 676 वस्तुओं की जगह 697 वस्तुओं को शामिल किया गया। यानी वर्तमान में जो WPI है वह कितने वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर कैलकुलेट होता है, 697। बेसिकली सरकार ने 697 वस्तुओं का एक बास्केट तैयार किया है। इसमें 697 ये वस्तुएं रखी गई हैं। तो 2011-12 में इन 697 वस्तुओं की कीमत, थोक कीमत क्या थी उसका नंबर, और 2026 में कितनी है उसका नंबर देखा जाएगा। फिर आइडिया लगाएंगे कि कितनी महंगाई बढ़ी है। यह है बेसिकली। तो कितनी वस्तुओं के आधार पर है 697।
जब ये परिवर्तन किया गया 676 से 697 किया गया, इसमें 199 नई वस्तुओं को जोड़ा गया और लगभग 146 पुरानी वस्तुओं को हटाया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये फाइनल नंबर याद रखना है 697 का, ठीक है। ये वाला चीज भी पूछी जाती है कि इसमें कितने प्रतिशत प्राथमिक उत्पाद हैं, कितने प्रतिशत इसमें ईंधन है, ये सब। जो संशोधित श्रृंखला है जिसमें 697 वस्तुएं हैं, इसमें प्राथमिक वस्तुओं की संख्या 117 है, जिसका टोटल वेटेज लगभग 22.5% है। इन 697 में से ईंधन और ऊर्जा इसकी 16 वस्तुएं शामिल हैं, जिसका वेटेज लगभग 13.5% के करीब है। और विनिर्मित उत्पाद जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा है 564, और इनका भार जो है, वेटेज जो है, वो भी सबसे ज़्यादा है 64%। तो पूछेगा थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत 697 जो वस्तुएं हैं उसमें विनिर्मित उत्पादों का भारांश कितना है, ये सवाल आता है, तब आप कहेंगे 64%, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के बारे में। परिभाषा, यह फुटकर यानी जो रिटेल स्तर पे वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले औसत जो परिवर्तन है उसको मापता है। यह आम जनता की रहने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग को दर्शाता है कि हमने कितना प्राइस यहाँ पर पे किया। हमें फैक्ट्री के पे से उससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पर प्रोडक्ट कितने का बन रहा था, अब कितने का बन रहा है। हमें कितने का मिल रहा था, हमें कितने का पड़ रहा है, वो इस पे मापा जाता है। अब इसे एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये जारी करता है। 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बनाया गया था। यह एमओएसपीआई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका आधार वर्ष 2012 है, 2015 से इसको ये चेंज किया गया है, ठीक है। इसे भी मासिक आधार पे जारी करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, सीपीआई का आधार वर्ष अभी भी 2012 है। 2024 करने की घोषणा कर दी गई है। हो सकता है अगले जो डेटा आए इसका वो 2024 के आधार पे आए, लेकिन अभी भी 2012 पे काम कर रहा है। 2024 करने का प्लान है, ठीक है। ये आरबीआई का आधार है सीपीआई। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई कंबाइंड का ही उपयोग करता है। सीपीआई जो डेटा है, सीपीआई जो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी का इस्तेमाल करता है आरबीआई, ठीक है। उपभोक्ताओं के सामाजिक आर्थिक अंतर पर निर्भर करते हुए भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, सीपीआई को लेकर के अलग अलग तरीके से यहाँ पे महंगाई का आकलन किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, हर इलाके की ज़रूरत की वस्तुएं अलग होती हैं, हर इलाके में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। डब्ल्यूपीआई में ऐसा था कि फैक्ट्री में उसकी कीमत क्या है, फैक्ट्री में जब वो बन रहा है तो उसकी कीमत लगभग सब जगह एक होगी, या पूरे देश में लगभग एक ही लागत पर वो बनेगा। सीपीआई में यह है कि आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें गांव में हैं वो चीज़ें शहरों में नहीं हैं। शहरों में अगर आपका शहर ऐसे इलाके में जहां पे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं तो वहां की अलग चीज़ होगा, वहां का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग होगा। इसीलिए सीपीआई को अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट किया जाता था। 4 तरीके इसके इन्होंने निकाले। एक है औद्योगिक श्रम, एक है शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी, एक है कृषि मजदूर और एक है ग्रामीण मजदूर। अब इनको देखते हैं। इनमें से इसको, ये जो यूएनएमई है, इसे बंद कर दिया गया है। इसी की जगह पर सरकार ने सीपीआई ग्रामीण यानी रूरल और सीपीआई अर्बन यानी शहरी और सीपीआई कंबाइंड यानी संयुक्त इसको जारी किया। और यही वाला है जो आधार है किसका, आरबीआई का। अभी भी इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए पहले इनको जानते हैं, यहां से भी सवाल बन जाता है। सबसे पहले है औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर। जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसमें जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कैलकुलेट किया जाता है। उनकी जरूरत की चीजों को एक बास्केट में जमा किया गया है। उन चीजों का कीमत कितनी बढ़ रही है, कैसे नहीं बढ़ रही है, वो कैलकुलेट होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर में। इसमें 463 मदें यानी वस्तुएं शामिल हैं और इसका आधार वर्ष 2016 है। ये तो पूछा जाता है इसमें कितनी वस्तुएं, इसका आधार वर्ष क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। मूल रूप से यह सूचकांक सरकारी कर्मचारियों, जो बैंक और दूतावासों में काम करने वाले उनके लिए नहीं, जो बाकी के सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जब वेतन आयोग वेतन का रिव्यू करता है तो सीपीआई आईडब्ल्यू को ही ध्यान में रखता है।
कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनको किस तरह से महंगाई यहाँ पे लड़ रही है, उसके आधार पर वह अपनी सिफारिशें देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण, सीधा सवाल बनता है, कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? CPI IW। जो वेतन आयोग है वो जब वेतन का पुनरीक्षण करता है तो किसको ध्यान में रखता है? इसी को रखता है, ठीक है। दूसरा है कृषि मजदूर यानी एग्रीकल्चरल लेबर्स। विभिन्न राज्यों में खेतीहर मजदूरों के लिए इस सूचकांक का प्रयोग इनकी न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए किया जाता है। इसमें बेसिकली ऐसी चीज़ों को शामिल किया गया है, ऐसा एक बास्केट बनाया गया है जो खेतीहर, जो कृषि मजदूर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ता है। और उस आधार पर अगर मान लें कि कृषि जो मजदूर सूचकांक है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो साफ साफ दिखेगा कि मजदूरों पर इसका ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। उसी आधार पर उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसको फिर सरकार बढ़ाती है, ठीक है। इसका आधार वर्ष 1986-87 है, अब 2019 कर दिया गया है। हालांकि इसमें भी वही है, अभी भी डेटा 86-87 का ही है, लेकिन कर दिया गया है कितना? 2019। इसमें 260 मदें शामिल होती हैं। इसके बाद आते हैं ग्रामीण मजदूर। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आधार वर्ष भी 1986-87 है, जिसे अब 2019 कर दिया गया है, और इसमें भी 260 मदें यानी वस्तुएं शामिल हैं। 260 मदें, इसमें वस्तुएं सेवाएं दोनों आती हैं, ठीक है। इसके बाद है शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1984 से 1985 के मध्य का है, ठीक है। इसके बास्केट में 146 से 365 मदें शामिल थी। जो शहरी नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज थे, इनके लिए जब हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कैलकुलेट करते थे, हर शहर अलग अलग होता है, हर शहर की इकोनॉमी अलग होती है, तो हर शहर के लिए अलग अलग बास्केट यहां पर बनाए गए। सबसे कम बास्केट वाला जो था वो 146 थी, यानी कुछ जगहों पर 146 वस्तुओं पे, कुछ जगहों पर ऐसे ही इसके बीच में, और मैक्सिमम था 365। तो इस आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता था। देश के 59 केंद्रों से आंकड़े लिए जाते थे कि इस शहर का कितना है, इस शहर का कितना है, वहां का कितना है, और फिर पूरे देश का एक तरीके से निकाला जाता था UNME CPI, ठीक है। मूल रूप से इसका इस्तेमाल भारत में संचालन कर रही विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते निर्धारण में होता है। साथ ही इसका इस्तेमाल आयकर अधिनियम के तहत कैपिटल गेन्स के निर्धारण में भी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह इतिहास है, इसको बंद कर दिया गया है। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी जो है, इसे 2010 से बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर 2011-12 में 3 नए सूचकांक लाए जाते हैं। इन 3 नए सूचकांकों में CPI रूरल यानी ग्रामीण, CPI अर्बन यानी शहरी, और CPI कंबाइंड यानी संयुक्त शामिल है। यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसके स्थान पे आया, कौन सा बंद हो गया, कौन सा चलता था, किस वर्ष वो चलता था, वो सब हमने कवर किया। CPI किस किस आधार पे निकालते हैं वो सब हमने जाना। ये जो CPI कंबाइंड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके तो आपने नाम से ही बता देंगे कि जो ये CPI रूरल है ये ग्रामीण क्षेत्र के वो मापता है कंज्यूमर के आधार पे, और ये वाला शहरी आधार पे। दोनों को मिलाकर के जो हम तैयार करते हैं उसी को कहते हैं CPI कंबाइंड। CPI कंबाइंड में वस्तुओं का वेटेज पूछा जाता है। इसमें खाद्य और पेय पदार्थों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, लगभग 46% सबसे ज़्यादा भारांश जो CPI है, सबसे मेन है जो RBI का जो आधार है मौद्रिक नीति बनाने का, वह सबसे ज़्यादा इसमें किसका है? फूड और बेवरेजेस का, यानी जो पेय पदार्थ होते हैं और खाद्यान्न का। विविध सेवाएं जो है इसमें लगभग 28% है। आवास हाउसिंग लगभग 10% के करीब है। और ध्यान रखना, आवास केवल शहरी CPI में होता है, जो हमने ऊपर देखा था, ग्रामीण वाले में नहीं होता। ये 3 CPI हैं, इस वाले में आवास को शामिल नहीं किया जाता, केवल इसका आवास, ठीक है। इसके अलावा ईंधन और प्रकाश लगभग 7%, कपड़े और जूते 6.5%, पान तंबाकू नस्ली पदार्थ ये सारे आते हैं लगभग 2.5% के अंतर्गत। ये सब भारांश होता है। और फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिंपल सा वही है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बास्केट तैयार होती है, तो CPI संयुक्त में भी एक बास्केट तैयार होगी। उसमें लगभग इतना % खाने पीने की चीज़ें होंगी, इतनी % अलग अलग सेवाओं को जैसे शिक्षा स्वास्थ्य इनको शामिल किया जाएगा, 10% उसमें घरों को शामिल किया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। भारत में वर्तमान में मुख्यतः 2 संस्थाएं CPI जारी करती हैं। अब CPI भी 2 संस्थाओं के द्वारा जारी होता है। एक है श्रम ब्यूरो, यह औद्योगिक श्रमिक
और कृषि मजदूर, ग्रामीण मजदूर वाला जो हमने ऊपर पढ़े थे उनको जारी करता है श्रम ब्यूरो। और दूसरा सीपीआई एनएसओ के द्वारा जारी होता है, जिसमें सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी, सीपीआई संयुक्त यहाँ पे शामिल है। अब भारत में मुख्य मुद्रास्फीति मापने के लिए सीपीआई कंबाइंड का ही प्रयोग होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे हम ये कहते हैं। ठीक है, तो सीपीआई को मापने के लिए दो संस्थाएं हैं, एक है हमारा श्रम ब्यूरो जो पहले वाले जो है उनको मापता है, कृषि मजदूर, ग्रामीण मजदूर, औद्योगिक श्रमिक इनको मापता है। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है वो हमने देखा। और जो चौथा वाला था यूएनएमई, उसे बंद करके जो 3 नए सूचकांक जारी किए गए सीपीआई के, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, वो जारी करता है एनएसओ। ठीक है, अब एक क्विक टेबल हमने बनाई है जिसके माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। सूचकांक है सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर, जारी करता है श्रम ब्यूरो। आधार वर्ष है 2016। सरकारी डीए और वेतन आयोग इसको तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है। वेतन आयोग भी इसकी हेल्प लेता है और सरकारी डीए तैयार करने में भी इसकी हेल्प ली जाती है। अगला था सीपीआई एएल और आरएल, जारी करने वाली संस्था, इसको भी श्रम ब्यूरो जारी करता है। आधार वर्ष 1986-87 है, अब 2019 है। खेती की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा की दरें, इन सबको तय करने में इसका इस्तेमाल होता है आज भी। और अगला था सूचकांक सीपीआई कंबाइंड, इसको एनएसओ जारी करता है। आधार वर्ष 2024 है, हालांकि अभी भी 2012 चलता है लेकिन कर दिया गया है 2024। आरबीआई की मुख्य मौद्रिक नीति में बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पर हमने लिए हैं। देखिए, पहले केवल अखिल भारतीय स्तर के सीपीआई का निर्माण किया जाता था, लेकिन क्योंकि हम कंज्यूमर प्राइस के आधार पर देखते हैं तो हर क्षेत्र के लिए कीमतें अलग अलग हैं। कुछ क्षेत्र में कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में हैं, तो वहाँ की महंगाई आपको उस आधार पे मापनी पड़ेगी कि वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, ऐसे ही अलग अलग। इसीलिए 2011 में सरकार ने सीपीआई को 3 भागों में बनाया, जिसका आधार वर्ष 2010 को माना। फिर 2015 में सीपीआई को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पुनः संशोधित किया गया और आधार वर्ष 2010 से बदलकर 2012 कर दिया गया। यह सूचकांक ग्रामीण, शहरी और दोनों ही सूचकांकों का संयुक्त सूचकांक है, इसीलिए जो संयुक्त वाला है उसे सीपीआई R+U भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने ऊपर पूरी डिटेल जानी, उसके भारांशों को भी जाना, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मुद्रास्फीति के रिलेटेड जो उसकी गणना है, आधार वर्ष है, WPI, CPI, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको जाना। मुद्रास्फीति का एक सूचकांक और है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इन सूचकांकों के अलावा, इन सूचकों के अलावा कुछ और सूचक होते हैं, उनकी परिभाषाओं को जानेंगे। और फिर आज हमने जितना टॉपिक कवर किया और अगली क्लास में जो करेंगे उन सब के MCQs एक साथ हम कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।